अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली इलेक्शन का आगाज़ होना है, लेकिन अभी से उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन पर बहुत ही गहरी नज़र बनाए हुए हैं, हम पत्रकारों से भी ज़्यादा। और इसी कड़ी में हमारे साथ अतहर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि एक पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं और वो बहुत बारीकी से उत्तर प्रदेश के चुनाव को समझ रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और हालिया मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। अतहर सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि अभी फ़िलहाल जो जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिविटी आई है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में बहुत बड़ा उलटफेर की एक सुगबुगाहट नज़र आ रही है और पिछले कई दिनों से ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में सीएम बदल जाएगा? देखिए, ये चौथा साल है इस असेंबली का और एक 4 साल बाद ये सरकार है उत्तर प्रदेश की, इसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी चैलेंज है। और ये कहा गया था जब 2017 का कैंपेन था तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री यहाँ कैंपेन कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार चाहिए, मतलब केंद्र में उनकी सरकार है ही है और उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो उससे बहुत विकास होगा और यहाँ की सारे परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह का उन्होंने आश्वासन उत्तर प्रदेश की जनता को दिया था और 2019 में वो दोबारा जीत के आए और यहाँ पे सरकार कायम है। तो इस तरह अब तक नतीजे आ जाना चाहिए थे आखिरी साल में कि ये क्या डबल इंजन सरकार के फ़ायदे हुए। पर जो पेंडेमिक रहा उसके बाद जो हालात हैं, जिस तरह से सरकार ने मैनेज किया, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार पे। जो तमाम गंगा नदी में इंसानी लाशों का एक वो दिखा मंज़र और जो उन्नाव के घाट और तमाम इलाहाबाद के घाट पे जो एक देखा गया दफन लाशें, तो उसकी जो इमेजेस गई और जो किल्लत रही यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ में कमी होने की वजह से, जिससे तमाम दिक्कतें आईं। और फिर उसके बाद जो ये लॉकडाउन के ज़रिए और जो पूरी इकॉनमी का एक तरह से कहा जाए एक बुरा हाल है जिसमें लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट तो इस सरकार पे दिख रहा है। और जिस तरह से ये मौजूदा सीएम अपना एक तरफ़ा उनका एक कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन पे और कहा जा रहा था भाजपा के ही सर्किल में जो खामोशी से कह रहे थे कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सारे फैसले खुद लेते हैं चुनिंदा अफसर्स के साथ मिलके, तो अंदर एक सुगबुगाहट थी, एक गुस्सा था विधायकों में भी और ऐसे नेताओं में जो इस सरकार के साथ देख रहे थे कि उनके अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे। क्योंकि कई वाक़े आए हैं, कई विधायकों ने शिकायत करी इसी उसमें। एक तो बल्कि आगरा के एक विधायक हैं लोधी जी, जो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको सुविधाएं नहीं मिली और उनकी बीवी को सुविधाएं नहीं मिली और कितनी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ जहाँ है उसकी लगी हुई मोहनलालगंज की सीट है, वहाँ से एमपी हैं कौशल किशोर, उन्होंने बाकायदा शिकायत लिखी कि कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। कई एमएलएज ने लिखा, यहाँ सीतापुर के एमएलए ने लिखा, तो मैंने आगरा के एमएलए का तो बताया ही, उन्होंने जो अपना दर्द बयान किया। तो इन हालात में मैं समझता हूँ और इसमें एक अहम कड़ी है ये है कि जो गवर्नेंस का इशू है वो सबसे ज़्यादा चैलेंज किया गया, जिस बुनियाद पे हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरी होगी और जिस बुनियाद पे योगी जी की तारीफ़ की जा रही थी कि गवर्नेंस के इशू पे बहुत अच्छा होगा और ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था कि उनकी जो भी लाइन रही है पॉलिटिकल, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उनको लाया गया था, एक चेहरा बनाया गया था। वो सब मैं समझता हूँ चकनाचूर हुए हैं, ढेर हुए हैं। तो जिस तरीके से अभी फ़िलहाल सरगर्मी रही है, अभी जो केंद्रीय संगठन मंत्री थे BL संतोष, वो आए अभी 3-4 दिन पहले, मीटिंग हुई, कह सकते हैं एक मंथन हुई। तो क्या ये रिकवरी ऑफ लॉस था या कोई कुछ दूसरा कुछ था या कोई मतलब बड़ी हैपनिंग थी? तो वही मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नेंस के इशू पे जो ये फेलियर्स दिख रहे हैं सरकार के 5वें साल में, अब इलेक्शन में जाना है और उसके बाद पंचायती जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से भाजपा, मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, हारी है। मतलब एक रूलिंग पार्टी कभी भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस नहीं हारती है, ये एक ट्रेंड रहा है यूपी में। और यूपी के अंदर रूलिंग पार्टी
लोकल बॉडीज़ यानी पंचायती इलेक्शन हारी है। अब वो उस हार के बाद ये एक मंथन हुआ और इस मंथन में ये निकल के आया है कि गवर्नेंस में कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ये विफल रही है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि तमाम टॉप लीडरशिप आई लखनऊ मंथन कर रहे हैं, तो ये उसी कड़ी का हिस्सा है और उनके जहन में ज़रूर ये होगा कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए। तो उसमें कई परिणाम, जिसमें सरकार की लीडरशिप को चेंज करना वो भी एक उनके पास विकल्प है, और दूसरा कैबिनेट में फेरबदल होना वो भी एक विकल्प है, और नई कैबिनेट में ऐसे लोगों का आना जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यालय में जो एक बड़े IAS अफसर थे जो अपना टर्म होने से पहले जी शर्मा जी, वो उन्होंने रिजिग्नेशन लिया, लखनऊ आए, उनको फ़ौरन ही MLC बना दिया गया। तो उनको जिम्मेदारी क्या मिलेगी और क्या मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका यूपी में कंट्रोल रहेगा अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो क्या योगी जी जो CM हैं वो उन पे हावी हैं? तो ये सब पहलू चल रहे हैं कि PMO का यूपी में कंट्रोल है या CM इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो इन सबको नकार सकते हैं। तो इन सब क्या मतलब आपको क्या लग रहा है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आप किस तरीके से उसको समझ रहे हैं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंट्रोल कम हो गया है, या फिर जिस तरीके से 2017 का जब रिज़ल्ट आया और हमने देखा, क्योंकि हम BJP कार्यालय में उस वक्त गए थे और एक तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थक नारे लगा रहे थे और उनको CM बनाने की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के भी समर्थक वहाँ पर मौजूद थे BJP के कार्यालय में, और एक बड़ी भीड़ थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि दो धड़े थे। लेकिन फाइनली एक जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड योगी आदित्यनाथ को सरकार मतलब मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसा क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो छवि है हिंदुत्व की और कट्टर हिंदुत्व की जो छवि है, क्या BJP उसे डर रही है कि अगर उनको हम हटा देते हैं या टॉपलेस डाउन कर देते हैं तो क्या उसको BJP को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या BJP इसलिए डर रही है योगी आदित्यनाथ को छेड़ने से? देखिए, यूपी के अंदर जो एक नया कहा जाए पॉलिटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं इस 4 साल की ये डबल इंजन की सरकार के बाद, तो उसमें कई पहलू निकले हैं। एक तो अहम पहलू निकला है कि जिस तरह से एक बड़ी तादाद में यूपी के बैकवर्ड समाज ने जो सपोर्ट किया था भाजपा को, एक बड़ा वर्ग दलित वर्ग, तो उनको लग रहा है कि उनका सरकार में कोई भागीदारी नहीं। तो जो उसमें आपने नाम लिया, जो यूपी के पहले यहाँ पे जब चुनाव जीता तो जो स्टेट प्रेसिडेंट थे मौर्य साहब, उनको बहुत वो ख्वाहिशमंद भी थे और उम्मीदें भी थी, उनके समाज के लोगों को उम्मीद थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पर जिस तरह से उनको नहीं बना के, जिसने चुनाव भी नहीं लड़ा, ना वो प्रोजेक्टेड थे, उनको एकदम से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक सुबुगाहट तो शुरू हुई। पर अब जाके क्योंकि गवर्नेंस में जब विफलता रही और ख़ास तौर से हर वर्ग में ये एक मैसेज चला गया कि ये ख़ास एक विशेष जात के लिए सरकार काम कर रही है, तो वो उनको लग रहा है कि समाज में जो भाजपा की कोशिश थी कि हिंदुत्व के नाम पे उस जो बिखराव था समाज का, उन्होंने काफ़ी एकजुट किया था, तो उसमें फिर से बिखराव हो रहा है। तो अगर वो परसिस्ट करते हैं इस मॉडल ऑफ पे जो मौजूदा यूपी में BJP लीडरशिप पे, तो उनको नुकसान होगा, मैं समझता हूँ। यानी इस तरीके से अरविंद कुमार शर्मा का आपने बीच में जिक्र किया, मेरा यही सवाल था कि अरविंद कुमार शर्मा क्या MLC ही बन के रह जाएंगे, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा था कि CM फेस को चेंज किया जाएगा, तो क्या आने वाले 2022 के चुनाव में क्या CM फेस को चेंज किया जा सकता है? यानी योगी आदित्यनाथ की जगह क्या अरविंद कुमार शर्मा को शामिल किया जाता है, यानी CM फेस के तौर पर? देखिए, अरविंद कुमार शर्मा जी यूपी में आए हैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की हैसियत से, और PMO में थे, और उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्रीमेच्योर लिया है, तो कुछ सोच समझ के लिया हो। ये माना जाता है कि वो PM मोदी जी के बहुत करीबी हैं, पर अगर किसी तरह मौजूदा CM यूपी के अगर उनको रोकते हैं तो एक बड़ा टकराव दिखता है PM वर्सेस यूपी CM, जो कि BJP और RSS नहीं चाहेगा वो टकराव हो, क्योंकि उससे उनको काडर में मोबिलाइज़ करने में, एकजुट रखने में चुनाव के समय बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये मेरा मानना है कि ये बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, RSS ये कोशिश करेगी ऐसा ना हो, परंतु अगर ऐसा होता है तो
जो इनके कई चैलेंजेस हैं चुनाव आते आते, उसमें एक ये भी चैलेंज होगा। मैं नहीं कह रहा कि इसी की वजह से उनको चुनाव में दिक्कतें आएंगी, इसकी वजह से और उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से योगी जी थ्रेट हैं बीजेपी के लिए भी और मोदी जी के लिए? मेरा ये नहीं कहना है, मतलब जो भी उनकी भाई स्कीम ऑफ थिंग्स है आरएसएस बीजेपी की, उसमें योगी एज अ सीएम बनाए गए, वो फिट बैठ रहे हैं। पर उसके बाद भी अगर इसका बैलेंस नहीं बन रहा है, पीएम की जो ख्वाहिश है कि अरविंद शर्मा जी को यहाँ बड़ी एक वो मिले जिम्मेदारी, तो वो बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आने वाले दिनों में चुनाव में भाजपा के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, उसमें एक ये अतिरिक्त चैलेंज हो जाएगा। तो क्या ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब निकाला जाए? क्या मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ? बैलेंस का मुराद ये है कि अगर शर्मा जी को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा चेंज आता है लीडरशिप का, तो उसमें क्या योगी एज अ सीएम रहे, या अगर नहीं भी रहते हैं एक्स सीएम, तो वो कितना भाजपा आरएसएस के लिए योगदान करेंगे। और अगर वो नहीं होने देते हैं एज सीएम, तो पीएम मोदी उस पर क्या रिएक्ट करेंगे। तो ये चुनाव में इसका फ़र्क, इस बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक और मेरा सवाल है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो पार्टी है, पार्टी कह सकते हैं उसको, मैं इसलिए पार्टी जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी एक तरीके से पैरेलल है बीजेपी के, तो मैं इसी वजह से उसको पार्टी कह रहा हूँ। तो दरअसल अगर बीजेपी किसी तरह से घास नहीं डालती है सीएम योगी को, या किसी तरह के उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं करती है जो उनको सूट करता हो, तो फिर क्या वो हिंदू युवा वाहिनी को फ्रंट फुट पे ला करके देखेंगे और क्या उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? ये बहुत आगे का स्पेकुलेशन है, मैं इस पर नहीं बात करना चाहूँगा। मैं तो अभी मौजूदा लीडरशिप में योगी एस सीएम बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हैं और वो आरएसएस और बीजेपी का एक बहुत बड़े नेता के रूप में यहाँ हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। और मैं उसको नहीं देख रहा हूँ किस तरह से कोई वो अभी कोई बगावत की शक्ल लेती है। पर मैं उस बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या काडर में आएगा। और चुनाव में सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। आने वाले चुनाव में जो यूपी के अंदर एक अपोजिशन की शक्ल में समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत अपोजिशन की शक्ल में आई है, और अखिलेश यादव एक बड़ा नाम है। और जैसे कि मैं समझता हूँ, मेरी जो बातें हुई हैं इस वक्त, एक सुबगाहट ये भी है कि वो तबका जो भाजपा को वोट दिया था, कहता था मैंने मोदी के नाम पे, उनके काम पे और उनके गुजरात मॉडल के शक्ल में जो भी उनके रहे हों, और मुँह ज़बानी कहना चाहता है कि हमने उनके लिए हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे नहीं दिया था, पर उनकी गवर्नेंस के मॉडल पे दिया था। वो एक बहुत बड़ा तबका आज भी देख रहा है किस तरह से उत्तर प्रदेश में जब 5 साल की अखिलेश की सरकार थी, जो उनके प्रोजेक्ट्स थे उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये कंप्लीट हुए, ये चीज़ें सामने, जो एक अंग्रेजी में टर्म है टेंजिबल, वो दिखते हुए काम। तो उसमें एक नारा आ गया है कि अखिलेश नहीं तो कौन। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस सरकार के लिए कि अखिलेश जी के पास तो अपना यादव वर्ग का एक बैकवर्ड बड़ा वर्ग है, उसका वोट, मुसलमान वर्ग का वोट बरकरार है। अगर ऐसा वोट जुड़ जाता है तो उनको बहुत अप्रत्याशित जीत मिल सकती है। और यानी एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं, एक पॉलिटिकल असेसमेंट ये है कि मजबूत अपोजिशन है अखिलेश यादव के रूप में, और उधर एक तरीके से बीजेपी में अंदर खाने कई तरह की कलाबाजियाँ हैं, गुटबाजियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा अखिलेश यादव की पार्टी को मिलेगा। ये इस तरीके से एक पॉलिटिकल असेसमेंट है। तो एक आखिर में एक बात आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या जिस तरीके से बीजेपी पिछली बार लगभग 350 सीटें लेकर के गई थी 403 में से, तो इस बार क्या बीजेपी को इस बार बहुत बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए जो सीटों की है इधर, हाल फिलहाल मैं कई इलेक्शंस देख रहा हूँ यूपी में, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। यही भाजपा 2012 में 50 के आसपास सीटें पाई थी, और आज जो 2017 में जो मेन अपोजिशन है समाजवादी पार्टी, वो भी लगभग इतनी सीटें पाई। तो कहाँ भाजपा पहुंच गई 2017 में, तो किसी ने नहीं सोचा था। और यही समाजवादी पार्टी अगर इसी 50 से अगर इतना बड़ा जम कर सकती है, तो वो भी अब कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक बदलाव आ सकता है। एक और सवाल कि जिस तरीके से 2-3 प्लेयर्स हैं बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में, एक तो बीजेपी है ही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है,
एक बीएसपी भी है और साथ ही साथ एमआईएम भी है और आज़ाद समाज पार्टी भी है, मतलब कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो 2-3 बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो इन 2-3 मछलियों को आप कह सकते हैं या क्या त्रिकोणीय हो जाएगा इन दोनों तीनों को मिला करके? ये जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे एमआईएम है, आज़ाद समाज पार्टी, ये कुछ डेंट डालेंगे इन तमाम तीनों बड़ी पार्टियों पर? मैं नहीं समझता, क्योंकि यूपी में जब से मैं चुनाव इधर हाल फिलहाल देख रहा हूँ, चाहे वो 2012 का चुनाव हो और उसके बाद 2014 का लोकसभा का, 2019 का लोकसभा का और वही 2017 का यूपी असेंबली, तो इसमें जो वोटर है वो आखिरी मोमेंट पे अपने हिसाब से वोट देता है उन इश्यूज़ पे। अगर आप जिन पार्टीज़ का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक ख़ास वर्ग, मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर मुसलमान वर्ग उनको सपोर्ट कर देगा तो वो उनको सफलता कुछ सीटों में मिल जाएगी, और एक पार्टी बीजेपी सोच रही है कि अगर ये पार्टियां वोट पा जाएंगी तो समाजवादी पार्टी का खेल ख़राब हो जाएगा, ऐसा अब नहीं होने वाला, क्योंकि अब वोटर समझ गया है, ये बहुत आम हो गया है कि कौन किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है। जब वो वोट पड़ता है तो वो मुद्दों पे पड़ता है। तो आज अगर एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का, जिसमें बिना किसी ज़ात पात या मजहबी तफरीक के ये तय है कि हमें उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाना है, वो अगर देख रहा है अखिलेश के ज़रिए ये फुलफ़िल हो रहा है, समाजवादी पार्टी के ज़रिए फुलफ़िल हो रहा है, तो वहाँ वोट देगा। और उनको ये लग रहा है कि हमें हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है सिर्फ, तो वो भाजपा को वोट दे देगा। तो इस तरह से यही दो मुझे इस वक्त बड़े वो दिख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हमें 2 ही पार्टी में चुनाव होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स बताने के लिए। चूँकि ये पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं तो जाहिर है कि इनकी नज़र ज़्यादा बारीक और गहरी होती है दूसरों के मुकाबले में, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि डायरेक्टली इनसे बात की जाए और समझा जाए कि मौजूदा परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का जो 2022 का आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसके बारे में किस तरह का असेसमेंट है, ख़ासतौर से पॉलिटिकली, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें बदल रही, डिस्कोर्स बदल रहा है, डायमेंशंस बदल रहे हैं। तो इस हवाले से हमने समझने की कोशिश की, और तो सीधे सीधे इनका ये कहना है और ये बहुत ही क्लियरली कहना है कि इसमें सिर्फ 2 पार्टियों के दरमियान यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टियों के दरमियान ही कड़ा कांटे का मुकाबला है, बाकी कोई और तीसरा इसमें इंटर करने की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मजबूत स्थिति में नहीं है। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ही क्लियर है कि बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा अपोजिशन को मिलना लगभग तय है। ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद।